हेलो एवरीवन। आज हम लोग ज्ञान के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान के सिद्धांत या ज्ञान प्राप्ति के सिद्धांत। ठीक है, ये आपके 6 होते हैं। अनुभववादी सिद्धांत, बुद्धिवाद सिद्धांत, संवेद का विवेकपूर्ण सिद्धांत, प्रायोगिक सिद्धांत, योग सिद्धांत और समीक्षावाद का सिद्धांत। तो फर्स्ट है हमारा अनुभववादी सिद्धांत। ठीक है, एम्पायरिसिज्म थ्योरी। इसमें क्या है कि अनुभववादी सिद्धांत के अनुसार अनुभव ज्ञान की जननी है। जो अनुभववादी जो हैं वो ये मानते हैं कि जो ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है वो अनुभव है। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में अपने सेंसेस द्वारा, वही हमारी ज्ञान प्राप्ति का साधन है। अनुभववाद के जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म कौन है? आपके जॉन लॉक। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अनुभववाद के जन्मदाता कौन है? जॉन लॉक। इनके अनुसार जन्म के समय बालक का मन एक कोरी पट्टी या कागज के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे जैसे वह बाहरी जगत के संपर्क में आता है, संवेदनाओं के रूप में वस्तुओं के चिन्ह मस्तिष्क की इस खाली पट्टी पर अंकित होते हैं। यानी कि जो अनुभववादी हैं वो ये मानते हैं कि जन्म से हम सब समान होते हैं। ठीक है, ये बुद्धि के प्रभाव को नहीं मानते। ये केवल ये मानते हैं कि हमारे जो ज्ञान प्राप्ति का साधन है वो केवल अनुभव ही है। जब छोटा बच्चा होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी संवेदनाएं विकसित होती है, जैसे जैसे उसको अनुभव प्राप्त होते हैं, वो अपना ज्ञान प्राप्त करता चला जाता है। इसके बाद ठीक है, तो वही है अकॉर्डिंग टू एम्पिरिसिस्ट थ्योरी एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ नॉलेज। According to the British philosopher John Locke, the father of empiricism, at birth the child's mind is like a blank strip on paper on which anything can be written. As it comes in contact with the outside world, the marks of objects in the form of sensations are imprinted on this empty strip of the brain. Thus, the content of knowledge comes from outside. तो जो अनुभववादी हैं वो जो ज्ञान को वो ये मानते हैं कि ज्ञान पूरी तरीके से बाहरी चीज़ है जो हमें अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। इसमें हमारा बुद्धि का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अनुभववाद का है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ज्ञान जन्मजात नहीं है। ठीक है, ज्ञान जो है अनुभववादी ये कहते हैं कि ज्ञान जन्मजात नहीं है परंतु अर्जित है, ये हम अर्जित करते हैं। सभी ज्ञान अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाता है। मनुष्य को ज्ञान विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त संवेदनाओं के द्वारा होता है। अनुभववाद के प्राचीन रूप में ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि का तनिक भी सहयोग स्वीकार नहीं किया जाता। आधुनिक अनुभववादियों ने बौद्धिक प्रक्रियाओं की प्राथमिकता को ज्ञान विस्तार में अस्वीकार तो नहीं किया, परंतु वे ये कह देते हैं कि इस बौद्धिक सहयोग की अंतिम उत्पत्ति भी अनुभव ही है। दूसरे शब्दों में बुद्धि ज्ञान में कुछ कमी तो कर सकती है, किंतु इस कमी की सत्यता केवल अनुभव द्वारा ही प्राप्त होती है। मतलब जो आधुनिक अनुभववादी है ये थोड़ा बहुत बुद्धि को लेकर चलते हैं कि बुद्धि का थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन बाद में ये भी कहते हैं कि लेकिन अभी बुद्धि का कितना रोल है, ठीक है, ये भी हमें अनुभव द्वारा ही प्राप्त होता है। अनुभववादियों के अनुसार ज्ञान पूर्ण रूप से बाहरी है और उस पर मन अथवा मस्तिष्क का किसी भी प्रकार का आंतरिक निर्धारण नहीं है। यानी कि ये पूरी तरीके से बुद्धिवाद या तर्कवाद को नकार देते हैं। समस्त ज्ञान का अंतिम उद्गम स्थल अनुभव है। अनुभव या संवेदनाओं के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं है। अनुभववादी जन्मजात प्रत्ययों के विरुद्ध हैं। यानी कि वो यही नहीं मानते कि हर एक इंसान की बुद्धि अलग होती है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार जो उसके दिमाग में जिस तरीके के आइडिया आते हैं, प्रयोग करने की इच्छा होती है, वो उस चीज़ को नहीं मानते। अनुभववादी ऐसे किसी भी पदार्थ को नहीं मानते जो कि अनुभव से सिद्ध ना होता हो। ठीक है, तो नॉलेज इज नॉट इननेट बट एक्वायर्ड। कौन कहता है? ये अनुभववादी कहते हैं नॉलेज जो है वो जन्मजात नहीं है बल्कि अर्जित की जाती है। ऑल नॉलेज इज गेन्ड दो एक्सपीरियंस। ह्यूमन बींग गेट नॉलेज दो द सेंसेशन रिसीव दो different senses. In the ancient form of empiricism, even the slightest cooperation of the intellect is not expected in the attainment of knowledge. Modern empiricists have not rejected the priority of intellectual process in the expansion of knowledge, but they say that ultimate origin of this intellectual cooperation is experience. ठीक है,
तो जो मॉडर्न एम्पिरिसिस्ट है वो भी ये मानते हैं कि थोड़ा बहुत तो सहयोग हो सकता है बुद्धि का, लेकिन वो भी तब जब पूरी तरीके से वो अनुभव पर आधारित हो। देन आपका आता है बुद्धिवाद का सिद्धांत। अब बुद्धिवाद के सिद्धांत में आपका क्या है कि बुद्धिवाद जो है वो अनुभववाद को पूरी तरीके से नकार देता है। जैसे कि अनुभववाद जो है वो बुद्धिवाद को नहीं मानते, तो जो बुद्धिवादी हैं वो अनुभववादियों की बात को नहीं मानते। तो जो सुकरात और प्लेटो थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि सत्य ज्ञान यानी कि रियल नॉलेज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि उत्पत्ति बुद्धि से होती है। यानी कि जो सही नॉलेज है, जो सत्य का जो हमें ज्ञान होता है, वो हमारी उत्पत्ति कहाँ से होती है? बुद्धि से होती है। उन्होंने यह भी कहा कि इंद्रिय ज्ञान असत, मतलब जो हमें अनुभव द्वारा, इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो असत होता है, ठीक है, और अस्थायी होता है, परमानेंट भी नहीं होता। इस दृष्टि से उन्हें बुद्धिवाद का आदि प्रवर्तक कहा जा सकता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि बुद्धिवाद का सिद्धांत किसने दिया है या बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का प्रवर्तक, हम देकार्ते को मानते हैं, ठीक है। आधुनिक जो बुद्धिवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया है? देकार्ते ने दिया है। ज्ञान मीमांसा के स्वरूप और स्रोत संबंध का दूसरा प्रमुख सिद्धांत बुद्धिवाद का सिद्धांत है। बुद्धिवादियों के अनुसार समस्त ज्ञान बुद्धि पर आधारित है। जिस प्रकार से जो अनुभववादी हैं वो पूरी तरीके से ज्ञान अनुभव पर आधारित बताते हैं, वैसे ही जो बुद्धिवादी हैं वो ये कहते हैं कि ज्ञान जो है वो केवल बुद्धि द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये पूरी तरीके से बुद्धि पर आधारित होता है। केवल बुद्धि के द्वारा ही निश्चित, सत्य और सार्वभौम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये कथन है आपका बुद्धिवादियों का, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रेशनलिज्म क्या कहती है कि सोक्रेटिस एंड प्लेटो हैज़ गिवन द प्रिंसिपल दैट ट्रू नॉलेज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द इंटेलेक्ट. He has also said that sense knowledge is false and temporary. From the point of view, he can be called the prime mover of rationalism. However, Descartes is considered the originator of rationalism and modern philosophy. Next है आपका the second major theory of the form and source of epistemology is the theory of rationalism. According to the intellectuals, all knowledge is based on the intellect. Certain true and universal knowledge can be obtained only through intellect. ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि बुद्धि ही ज्ञान का अंतिम प्रमाण है। बुद्धि हमें जन्म से मिलती है और उसी से हम समस्त ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे अनुभववादी ये कहते हैं कि बुद्धि जन्म से नहीं होती है बल्कि अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं, है ना। और बुद्धिवादी बिल्कुल इसके अपोजिट बात करते हैं। बुद्धिवादी ये कहते हैं कि बुद्धि हमें जन्म से मिलती है और उसी से हम समस्त ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान प्रत्यय आइडियाज़ के रूप में होता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि हमारे ये प्रत्यय जन्म से हमारे साथ हैं, अतः जन्मजात हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे न्यूटन का एग्जाम्पल लें कि न्यूटन के सामने जब सेब गिरा तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि मतलब क्या कारण था कि ये सेब नीचे ज़मीन पर ही क्यों गिरा, ऊपर हवा में क्यों नहीं गया, ठीक है। तो इस प्रकार से तर्क द्वारा सोचना, ये आपका जो ये बुद्धि, जो आइडियाज़ जो आते हैं, जो प्रत्यय जो आते हैं, वो हमारी बुद्धि द्वारा जन्म लेते हैं, ये कहना है बुद्धिवादियों का। इस प्रकार के विचारकों को हम बुद्धिवादी कहते हैं। उनके विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बुद्धिवाद वह वाद है जिसके अनुसार ज्ञान के कुछ प्रत्यय जन्मजात होते हैं, ठीक है। तो विजडम इज द अल्टीमेट प्रूफ ऑफ नॉलेज. वी गेट इंटेलिजेंस बाय बर्थ एंड फ्रॉम दैट वी गेट ऑल द नॉलेज. Knowledge is in the form of suffix, so it can be said that these suffixes are with us from birth, hence they are innate. We call such thinkers are rationalists. On the basis of his views, it can be said that rationalism is the theory according to which some concept of knowledge are innate. नेक्स्ट आपका कि बुद्धिवाद के अनुसार वास्तविक सत्य गणितिक निर्देशन अथवा प्रमाण से प्राप्त होता है। बुद्धिवादी जो है वो तर्कवाद को जो है वो समर्थन देते हैं। बुद्धिवादी ये कहते हैं कि कोई भी चीज़, अगर आप दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है या कोई भी चीज़ हम महसूस कर रहे हैं तो उसको पहले आप प्रूफ कीजिए कि हाँ मतलब सत्य जो इसमें सत्य क्या है, ठीक है, सत्य क्या है असत्य क्या है, वो आपका गणितिक निर्देशन द्वारा ही आपको पता चलता है। इन निर्देशनों अथवा प्रमाणों का आधार कुछ स्वयं सिद्धियाँ होती हैं। इन स्वयं सिद्धियों से आगे ज्ञान की
उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें मालूम है कि आग हमें जलाती है, लेकिन आग से हम क्यों जलते हैं, पानी से हम क्यों नहीं जलते हैं। तो इस प्रकार से जो तर्क द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, बुद्धि इस बारे में बात करती है। बुद्धिवाद के अनुसार हमारे समस्त सत्य जन्मजात एवं सार्वभौम ज्ञान अत्यावश्यक हैं। ये अनुभव पर आधारित नहीं, अपितु हमारा अनुभव ही उन पूर्व निहित प्रत्ययों पर निर्भर होता है। यानी कि बुद्धिवादी जो है वो ये कहते हैं कि हमारी जो ज्ञान है वो अनुभव पर आधारित नहीं है, बल्कि जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं वो भी हमारी बुद्धि पर ही आधारित होता है। हमारे मन के अंतर्गत प्रत्यय हमें सत्य ज्ञान देते हैं, और जब हम इन प्रत्ययों की सीमा लागने लगते हैं तब हमारा ज्ञान कल्पना आदि के रूप में होता है, और वह सत्य एवं सार्वभौमिकता की परिधि से दूर हट जाता है। ज्ञान प्रत्यक्षीकरण या संवेदना का परिणाम नहीं, यह अनुभव के पूर्व है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धिवाद को सहज ज्ञानवाद यानी कि ए प्रायोरिज्म भी कहते हैं। ज्ञान हमारे मन की जन्मसंगनी बुद्धि का पुत्र है, वह संवेदना द्वारा गोद नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो जिस प्रकार से वादी जो हैं वो बुद्धिवाद को बिल्कुल नकार देते हैं, इसी प्रकार से जो बुद्धिवादी हैं वो अनुभववाद को बिल्कुल पूरी तरीके से नकार देते हैं। ठीक है, जैसे ये बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू रैशनलिज्म रियल ट्रूथ इज ऑब्टेन्ड बाय मैथमेटिकल गाइडेंस और प्रूफ। द बेसिस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस और प्रूफ आर सम एक्सियोम्स. Knowledge is generated from these self-accomplishment. This method is proved on the basis of the power of reasoning and the characteristics of axioms. According to rationalism, all of our being is innate and universal knowledge is essential. It is not based on experience, but our experience itself depends on those preconceived notions. ठीक है, concept inside our mind give us true knowledge, and when we start crossing the limits of these concepts, then our knowledge is in the form of imagination and it moves away from the parameter of truth and universality. यानी कि इनका कहने का मतलब है जो कॉन्सेप्ट जो हैं, जब हम इनको गणित के द्वारा इनको जब हम प्रूफ कर लेते हैं, जब इन कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, तब तक तो हमारा ज्ञान बिल्कुल सही दिशा में बढ़ता है, हम सही नॉलेज प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी बुद्धि का सहयोग छोड़ते हैं, बुद्धि का साथ लेना छोड़ के हम केवल अनुभव की बात करते हैं, तो हम अपनी जो है कल्पना में चले जाते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन में चले जाते हैं, जो कि हमें गलत नॉलेज देता है। इसके बाद आपका है कि नॉलेज इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ परसेप्शन और सेंसेशन, इट इज़ प्रायर टू एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, rationalism is also called intuitionism. Knowledge is the son of our mind's congenial intelligence. It cannot be adopted by sensation. जो बुद्धिवाद है, इस बुद्धिवाद को हम हिंदी में तर्कवाद भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको बुद्धिवाद की जगह तर्कवाद का सिद्धांत भी लिखा मिलेगा। थर्ड आपका आता है संवेद का विवेकपूर्ण सिद्धांत। ठीक है, सेंस रैशनलाइजेशन थ्योरी। इसमें क्या है, जो सिद्धांत जो है वो अरस्तु ने दिया है। इसमें अरस्तु ने पूर्ण अनुभववाद तथा पूर्ण तर्कवाद को स्वीकार नहीं किया। तर्कवाद यानी कि बुद्धिवाद। तो जो अरस्तु है ना, वो पूरी तरीके से अनुभववाद या पूरी तरीके से तर्कवाद को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, बल्कि इनका ये कहना था कि चेतन सामग्री की क्षमता को तर्क के द्वारा वास्तविक बनाया जाता है, और इस प्रकार तुम्हारे पास विचारों, तथ्यों, सिद्धांतों तथा ज्ञान प्रणाली का विस्तृत स्वरूप होता है। कांट के अनुसार अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों अंधविश्वासी हैं। अनुभववादी जो है वो पूरी तरीके से बुद्धि को नकार देते हैं, और जो बुद्धिवादी हैं वो पूरी तरीके से अनुभव को नकार देते हैं। उसके अनुसार स्वयं वे ज्ञान प्रदान नहीं करते। इसमें ज्ञान को रूप देने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है, यानी कि ज्ञान के लिए हमें अनुभव और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। और आजकल के आधुनिक विद्यालय मस्तिष्क तथा चेतना की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करते हैं, ताकि वे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। यानी कि आजकल की जो स्कूलिंग जो होती है बच्चों की, उसमें बच्चों की बुद्धि और अनुभव दोनों का उपयोग करके उन्हें ज्ञान प्राप्त करना सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहती है, दिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय अरस्तु. अरस्तु डिड नॉट एक्सेप्ट कंप्लीट एम्प्रेसिज्म एंड कंप्लीट रेशनलिज्म. Aristotle believed that the potential of conscious matter is actualized through reason, and thus you have broad spectrum of ideas, facts, principles and system of knowledge. जब हम
बुद्धि और अनुभव दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, तब हमारे पास जो एक्चुअल जो नॉलेज है वो निकल कर आती है। अकॉर्डिंग टू कांट बोथ एम्पिरिसिज्म एंड रेशनलिज्म आर सुपरस्टिशियस। अकॉर्डिंग टू हिम दे डू नॉट इम्पार्ट नॉलेज इन देमसेल्फ, इट रिक्वायर्स लॉजिक टू गिव फॉर्म टू नॉलेज। कांट का कहना है कि हमें लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पूरी तरीके से अनुभव या पूरी तरीके से बुद्धि जो है हमारे ज्ञान प्राप्ति में सहयोग दे सकती है। तो today's modern school motivate students to acquire knowledge with the help of mind and consciousness so that they can lead a healthy life. नेक्स्ट आपका आता है प्रायोगिक सिद्धांत, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी। अब ये सिद्धांत क्या कहता है कि ये सिद्धांत ज्ञान के ऐन्द्रिक और तार्किक इन दोनों स्तरों से संबंध रखता है। ठीक है, प्रयोजनवाद जीवन का सिद्धांत है। जो प्रायोगिक सिद्धांत है उसको हम प्रयोजनवाद भी कहते हैं, जो प्रयोगों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांत को स्वयं में समेटे हुए हैं। यानी कि बुद्धि हमें अगर कोई आइडिया दे रही है, उसके बाद हम प्रयोग करके देख रहे हैं और अपने अनुभवों द्वारा सिद्ध कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर जो हमारे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है वो सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं या गलत दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आजकल प्रायोगिक सिद्धांत ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि का समर्थन करते हैं। उसके अनुसार यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है प्रयोग या अनुभव। ठीक है, वही ज्ञान उपयोगी है जिसे हम करके अपने अनुभवों के आधार पर प्राप्त करते हैं। प्रायोगिक सिद्धांत ये कहता है कि वही ज्ञान उपयोगी होता है जिसको मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बुद्धिवादी या पूरी तरीके से अनुभववादी है। ये कहते हैं कि बुद्धि क्या कह रही है, अनुभव क्या कहती है, हम पहले प्रयोग करके देखेंगे। ठीक है, और जब प्रयोग द्वारा जब वो सिद्ध हो जाएगा तब हम मानेंगे कि हाँ ये सही ज्ञान है। ज्ञान की सत्यता असत्यता की जांच प्रयोगों द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति प्रायोगिक विधि पर आधारित होने के कारण ही इस प्रयोगवाद को हम क्या कहते हैं, प्रयोजनवाद कहते हैं। ठीक है, और इस विधि के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभव प्राप्त करता है वैसे वैसे उसके पूर्व अर्जित ज्ञान में निखार व सुधार आ जाता है। अप्रयोजनवाद को हम क्रियावाद भी कहते हैं। और दूसरा जो ज्ञान प्राप्ति का ये जो प्रायोगिक सिद्धांत है, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है, ये आपकी जॉन ड्यूवी द्वारा दी गई है। नेक्स्ट आपका यही है कि दिस थ्योरी डील्स विद बोथ सेंसरी एंड लॉजिकल लेवल्स ऑफ नॉलेज। Pragmatism is the theory of life which includes in itself the theory of knowledge based on experiment. Nowadays, the experimental theory supports this method of gaining knowledge. According to him, the best way to get true knowledge is experiment or experience. Only that knowledge is useful which we get by doing on the basis of our experiences. The veracity falseness of knowledge can be checked through experiments. The veracity falseness of knowledge can be checked through experiments. In this way, because the acquisition of knowledge is based on the experimental method, experimentalism is also called pragmatism. According to this method, as a person acquires new experiences, in the same way his previously acquired knowledge gets refined and improved. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, तो हमारा जो पहले से जो हमने ज्ञान अर्जित किया होता है, जो हमने गेन की होती है नॉलेज, वो और शार्प होती चली जाती है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है वो आपकी जॉन ड्यूवी द्वारा दी गई है। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ है योग सिद्धांत, जो कि पतंजलि द्वारा दिया गया है। योग सिद्धांत का मुख्य प्रतिनिधि पतंजलि ने इस सिद्धांत का काफ़ी महत्व दर्शन के क्षेत्र में बताया। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि मस्तिष्क की एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये व्यग्र है और इसके साथ साथ इसमें अज्ञानता है जो सभी शारीरिक तथा मानसिक विचलनों की जड़ है। योग का मुख्य उद्देश्य इस मानसिक चंचलता को नियंत्रित करना है तथा इस मस्तिष्क को एक बिंदु पर केंद्रित करना है और सभी बुराइयों की जड़ अज्ञानता को जड़ से खत्म करना है। इनका कहने का मतलब है हम बुद्धि मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल तब कर पाएंगे जब ये स्थिर रहेगा। ठीक है, स्थिर जब हमारी बुद्धि स्थिर होगी तभी हम सही दिशा में आगे बढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो योग सिद्धांत का जो मूल जो काम है वो वही है कि बुद्धि को स्थिर करना और अपनी जो बुराइयां हैं उनको जड़ से खत्म करके अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ना। यह केवल योग की साधना के विकास से ही संभव है जिसमें कुछ शारीरिक तथा मानसिक क्रियाएं करवाई जाएं जिससे केंद्रीकरण की सहायता से मानसिक संचेतना को उच्च स्तर तक ले जाया जा सके। जब एक योगी इस स्तर तक पहुंच जाता है तो ज्ञान आत्मा को अनुभव करने लगता है।
योग के सिद्धांत के बल पर नैतिक क्षेत्र में जो स्थायी रूप से जरूरी है नैतिकता पर चलने को अभिप्रेरित करता है। जो नैतिकता सत्यता की इच्छाओं रूपी ज्ञान हम योग के बल पर सीख सकते हैं वह दूसरे किसी सिद्धांत से इतना सहज नहीं है। जैसे पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है। अष्टांग योग में आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये इस प्रकार की 8 स्टेज है। ठीक है, इसमें आपके जो नियमों से लेके कि किस प्रकार से मैं कब हमको उठना चाहिए, ठीक है, क्या खाना चाहिए, ठीक है, हमें क्या प्राणायाम करने चाहिए, क्या आसन करना चाहिए, किस प्रकार से हमारा रहन सहन होना चाहिए ताकि हमारी बुद्धि स्थिर बने। जब हमारी बुद्धि स्थिर बनेगी तब हम जो हमारे अंदर जो गुस्सा है या आवेग है, जो भी हमारे अंदर जो कमियां हैं वो खत्म होंगी, तब हम सही ज्ञान की तरफ, स्थिरता की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो योगिक थ्योरी क्या कहती है? द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी हैज़ बीन टोल्ड इन द फील्ड ऑफ फिलॉसफी by Patanjali, the chief representative of yoga theory. Under this theory, he has told that one of the main characteristics of the mind is that it is restless, and at the same time it is ignorance, which is the root of all physical and mental deviations. The main purpose of yoga is to control this mental restlessness and to concentrate this mind on one point and to root out ignorance, which is the root of all evils. This is possible only by developing the practice of yoga, in which some physical and mental activities are done, so that with the help of centering the mental consciousness can be taken to a higher level. मतलब जब हम नियम के साथ रहते हैं, यम नियम के साथ रहते हैं, तब जाके हमारी जो मेंटल कॉन्शसनेस है वो हायर पोजीशन पे पहुंचती है। उसके जब हम स्टेबल हो जाते हैं, जब हम स्थिर हो जाते हैं, उसके बाद ही जो है हम ज्ञान प्राप्त जो है कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम बोला जाता है कि कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, हम ज़्यादा देर बैठ के पढ़ नहीं पा रहे, हमारा दिमाग इधर उधर भागता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें कंट्रोल में कैसे आ सकती हैं? जब हम जो है योग थ्योरी का सहारा लें, यानी कि अष्टांग योग का हम सहारा लें। ये पतंजलि ने बताया। When a yogi reaches this level, the knowledge begins to experience the soul on the strength of the principle of yoga, which is permanently necessary in the moral field. It motivates to work on morality. The knowledge of ethics, desires of truth, which we can learn on the strength of yoga, is not so easy from any other principle. इनका कहना है कि योगा के अलावा अगर हम और किसी प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं तो जो आपकी जो सही ज्ञान की प्राप्ति है वो इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें नियमों में बंधना ही पड़ेगा। ये कहना है आपका योगिक थ्योरी का। 6 है आपका समीक्षावाद का सिद्धांत। समीक्षावाद का जो सिद्धांत है वो आपका इमैनुअल कांट ने दिया था। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो बुद्धिवाद है या अनुभववाद है, इन दोनों की हमें समीक्षा करके किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, उसने पक्षपात रहित होकर इन दोनों वादों और ज्ञान की शक्ति की परीक्षा की, इसलिए उसके निर्धारित सिद्धांतों को परीक्षावाद भी कहते हैं। यानी कि जो समीक्षावाद है इसको हम परीक्षावाद भी कहते हैं। इनके अनुसार दार्शनिक प्रणाली ना तो बुद्धिवाद की प्रणाली है और ना ही अनुभववाद की, परंतु समीक्षा की प्रणाली है। मतलब इनका कहने का मतलब है जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है ज्ञान प्राप्ति का, वो पूरी तरीके से ना तो बुद्धिवाद पर निर्भर हो सकता है ना ही अनुभववाद पर, बल्कि हम दोनों का उपयोग करना चाहिए, दोनों की हमें समीक्षा करनी चाहिए। और यही एक इसको इन्होंने समीक्षावाद का नाम दिया। तो क्या है थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म? द मास्टर माइंड ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी, द फेमस जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट, turn to both rationalism and empiricism to search for the cause of knowledge. He tested both. इन्होंने दोनों पर सर्च की, ठीक है, दोनों की समीक्षा की, रेशनलिज्म की और एम्पिरिसिज्म की। And the power of knowledge without any bias. That's why his set principles were named examination. According to him, the philosophical system is neither a system of rationalism nor of एम्प्रेसिज्म बट ए सिस्टम ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म यानी कि हमें समीक्षा की आवश्यकता होती है। पूरी तरीके से अंधविश्वास किसी एक पर भी हमें नहीं करना है, ना बुद्धिवादियों पर ना अनुभववादियों पर। यानी कि ना तो पूरी तरीके से हमें बुद्धि पर निर्भर हो जाना, ना ही पूरी तरीके से अनुभव पर हमें जो है डिपेंड हो जाना है, बल्कि हमें एक समीक्षा इसमें से निकालने की ज़रूरत होती है। अब कांट क्या कहते हैं कि कांट का मत है कि दर्शन का कार्य बुद्धि और अनुभव दोनों की समीक्षा करके यह देखना है कि ज्ञान की क्रिया में इनका क्या महत्व है।
अपनी समीक्षा प्रणाली के आधार पर कांट इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि ज्ञान की क्रिया में बुद्धि और अनुभव दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि अनुभव से ज्ञान का कच्चा माल मिलता है और बुद्धि से इसको आकार मिलता है। ठीक है, जैसे न्यूटन वाली थ्योरी, न्यूटन ने देखा कि जो सेब जो है पेड़ से गिर के नीचे गिरा, ठीक है, उसको अनुभव हुआ इस प्रकार का। अब वो अपनी बुद्धि द्वारा ही वो सोचेगा कि ऐसा इसका कारण क्या है। ठीक है, तो अनुभव और बुद्धि जब हम दोनों का उपयोग करते हैं तब हमें सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोनों की समीक्षा करके बिना अनुभव के कोई सामग्री प्राप्त नहीं हो सकती और बिना बुद्धि के उसे कोई निश्चित रूप नहीं मिल सकता। अतः एक की भी अनुपस्थिति में ज्ञान की उत्पत्ति या विकास संभव नहीं है, ये कहना है कांट का, जो समीक्षावादी थे। तो कांट व्यू इज दैट द टास्क ऑफ फिलोसफी इज टू रिव्यू both reason and experience to see what their importance is in the process of knowledge. On the basis of its method of review, Kant comes to the conclusion that both reason and experience are necessary in the process of knowledge, because experience provides the raw material of knowledge and reason gives its shape. Without experience one cannot get material, and without intelligence it cannot be get defined form. ठीक है, therefore in the absence of even one the origin or development knowledge is not possible. कांट का प्रसिद्ध कथन है कि बुद्धि के बिना संवेदनाएं अंधी होती हैं और संवेदनाओं के बिना बुद्धि खोखली होती है। इसलिए कांट ने मन को इंद्रिय और बुद्धि दो शक्तियों को माना है। इंद्रिय शक्ति से संवेदनाओं की उत्पत्ति होती है और बुद्धि द्वारा उनको संबद्ध किया जाता है। कांट ने यह भी कहा है कि बिना प्रत्ययों के संवेदन अंधे होते हैं और बिना संवेदनाओं के प्रत्यय खाली या शून्य होते हैं। ठीक है, हमें सही ज्ञान प्राप्ति के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। बुद्धि और अनुभव के बीच की जो खाई थी वो कांट ने पाटी, और इस प्रकार कांट का समीक्षावाद सिद्धांत अनुभववाद और बुद्धिवाद में समन्वय करता है, कोऑर्डिनेट करता है। इसके परिणाम स्वरूप जब कोई भी दार्शनिक कोरे अनुभववाद या कोरे बुद्धिवाद की दुहाई नहीं देता है, सभी ज्ञान की प्राप्ति और उत्पत्ति में अनुभव तथा बुद्धि दोनों का हाथ तो मानने लगे हैं। बुद्धिवाद ज्ञान की अंतिम प्रामाणिकता बुद्धि को और अनुभववाद ज्ञान की अंतिम प्रामाणिकता इंद्रिय अनुभव को ही मानते हैं। परंतु फिर भी कांट के समीक्षावाद ने इन दो विरोधी मतों के एकांगीपन को दूर करके वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी और ये बताया कि ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव और बुद्धि दोनों के सहयोग का फल है। उनमें से एक भी एक दूसरे के सहयोग के बिना अधूरा है। तो Kant famously said that without reason the senses are blind, and without the senses the reason is hollow. That's why Kant has considered mind as sense and intellect as two powers. Sensations are generated by the senses, are associated with them by the intellect. Kant has also said that sensations without ideas are blind, and ideas without senses are empty or void. यानी कि हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। तो bridging the gap between intelligence and experience in this way, Kant's theory of criticism coordinates between empiricism and rationalism. As a result, when no philosopher cries for pure empiricism or pure rationalism, everyone has started accepting the hand of both experience and intelligence in the attainment and origin of knowledge. ठीक है, तो rationalism considered intellect as the ultimate authority of knowledge and empiricism as the ultimate authority of knowledge. Experience only, but still Kant's criticism removed the one-sidedness of these two opposing views and made the real situation clear, and told that the origin of knowledge is experience and wisdom is the result of the cooperation of both. Even one of them is incomplete without the cooperation of each other. ठीक है, तो जो ज्ञान जो प्राप्ति है वो अनुभव और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करके हमें प्राप्त हो सकती है, किसी एक का इस्तेमाल करके हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके लास्ट ईयर आ चुके हैं। फर्स्ट है आपका संवेदना का विवेकपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? संवेदना का विवेकपूर्ण जो सिद्धांत है वो आपका अरस्तु द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट है आपका कि अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अनुभववादी सिद्धांत के आपके जन्मदाता आपने पढ़े, सबसे पहला आपने जो अनुभववादी जो पढ़ा एम्प्रिसिज्म, अनुभववादी सिद्धांत, इसके आपके जन्मदाता कौन है? जॉन लॉक। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं एमसीक्यू क्वेश्चन वो सारी मैंने थ्योरी में डाल दिए, तो आपको इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो फर्स्ट इसका आंसर है जॉन लॉक।
ऑप्शन ए। ज्ञान से संबंधित जो बुद्धिवाद का सिद्धांत है वो किसकी देन है? जो बुद्धिवाद का जो सिद्धांत है वो आपका जो है सुकरात और प्लेटो की देन है, ठीक है। और अगर आपको डेकार्टे मिलता है इसमें तो आप इस पर डेकार्टे को भी टिक कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ओरिजिन मतलब जो सबसे पुराने जो बुद्धिवाद को सिद्धांत देने वाले माने जाते हैं वो सुकरात और प्लेटो को ही माना जाता है। फोर्थ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? इनमें से जो ज्ञान का सिद्धांत नहीं है वो है ऑप्शन सी, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, ठीक है। बाकी आपका बुद्धिवाद, योग सिद्धांत, प्रायोगिक सिद्धांत, ये तीनों आपके जो है ज्ञान के सिद्धांत हैं। फिर अब बुद्धिवाद बल देता है, बुद्धिवाद जो है वो तर्क पर बल देता है, तर्क चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग पर। फिर है कि अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है? जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो हम अपने सेंसेस से द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी। ये सारे क्वेश्चंस आपके पहले आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आपका पूरा जो टॉपिक था वो था आपका ज्ञान के सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी यूनिट के और भी टॉपिक हैं, उनको लेकर मैं आऊँगी। आपका पेपर 1 जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपका पेपर 2 स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।